नमस्कार। आज हम 2026-27 के केंद्रीय बजट के अंदर गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। हमारे पास चार्टर्ड ग्रुप की स्लाइड्स हैं जिन्होंने मुश्किल आंकड़ों को आसान पॉइंट्स में तोड़ा है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। इस बजट का बड़ा नारा है विकसित भारत, महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन। सुनने में भारी लगता है, पर हम इसे एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव की बात करते हैं। पहला स्तंभ है काबू में महंगाई, दूसरा लगभग 7% की लगातार ग्रोथ और तीसरा स्तंभ है फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगा रही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों स्तंभ अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर महंगाई काबू में नहीं होगी तो ग्रोथ टिकाऊ नहीं हो सकती, और अगर सरकार बेहिसाब खर्च करेगी तो जाहिर है महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ पटरी से उतर जाएगी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ नारेबाजी नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक बुनियाद बनाने की कोशिश है। सोर्स मटेरियल भी यही कहता है कि फोकस सिर्फ बयान पर नहीं बल्कि सुधार पर है। सुधार मतलब बाहर से आने वाले जरूरी सामान पर निर्भरता कम करना और सिस्टम में बड़े बदलाव लाना। ये सिर्फ सपने देखने की बात नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का एक रोड मैप है। ठीक है, तो नींव मजबूत लग रही है। अब आते हैं उन पिलर्स पर जो इस नींव पर खड़े होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सरकार का जोर घरेलू क्षमता बढ़ाने पर है, खासकर उन चीजों में जिनकी कीमत ज्यादा है, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायोफार्मा शक्ति। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, ये एक रणनीतिक जरूरत बन गई है। अच्छा। हाँ, आज के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स और दवाइयाँ, आप समझिए, ये उतने ही जरूरी हैं जितने हथियार। कोविड ने हमें सिखाया है कि हम इन चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। सही बात है। इसी तरह दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक के लिए एक नई योजना का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा मतलब है इलेक्ट्रिक गाड़ियों और भविष्य की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले जरूरी खनिजों पर भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ये शतरंज का एक लंबा खेल है, समझिए। समझ गया। और छोटे व्यवसायों का क्या? MSMEs जिन्हें कहते हैं, स्लाइड्स में उन्हें चैंपियंस बनाने की बात कही गई है। हाँ, और ये चैंपियंस शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। सरकार अब सिर्फ MSMEs को बचाने की बात नहीं कर रही, बल्कि उन्हें ग्लोबल मार्केट में जीतने के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। इसके लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड है और आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप भी। पैसा तो काफी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसे से बात बन जाएगी? यही असली सवाल है, क्योंकि लड़ाई तो क्वालिटी और इनोवेशन की है। वैसे इसी से जुड़ा एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है कुरियर से होने वाले एक्सपोर्ट पर 10 लाख रुपए की सीमा हटाना। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा। पहले जयपुर का कोई छोटा व्यापारी अगर अमेज़न पर अपना सामान अमेरिका बेचना चाहता था तो इस लिमिट की वजह से उसे दिक्कत होती थी। अब वो दरवाजा खुल गया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन छोटे शहरों में बिजनेस करने वालों को कागजी कार्रवाई की भी बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कॉर्पोरेट मित्रा का आइडिया लाया गया है। कॉर्पोरेट मित्रा? हाँ, ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में, मतलब कानपुर या नागपुर जैसे शहरों में छोटे बिजनेस को कानूनी और सरकारी नियमों को पूरा करने में मदद करेगा। आइडिया तो अच्छा है, पर चुनौती इसके जमीनी स्तर पर अमल में होगी। ये देखना होगा। तो हमने बात की कि कैसे फैक्ट्रियों में सामान बनेगा, छोटे बिजनेस उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज की इकोनॉमी सिर्फ सामान बनाने की तो नहीं है। सही पकड़ा आपने। सबसे बड़ा पैसा तो आइडियाज और सर्विसेज में है, और यहीं पर बजट का ग्लोबल वैल्यू हब वाला आइडिया आता है। इसमें क्या है खास? इसमें 2 मजेदार चीजें हैं। एक है मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 नए हब बनाना, यानी दुनिया भर के लोग भारत में इलाज कराने आए, और दूसरा है ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर। ऑरेंज इकोनॉमी ये क्या है? ये क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक फैंसी नाम है। फिल्में, म्यूजिक, डिजाइन, गेमिंग। ओके। सरकार को एहसास हो रहा है कि भारत की असली ताकत उसकी रचनात्मकता है। इसीलिए 15,000 स्कूलों में AVGC लैब्स बनाने की बात है। AVGC? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। आसान भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि हमारे स्कूलों से अगली RRR बनाने वाले या अगला BGMI जैसा गेम डिजाइन करने वाले बच्चे निकले। ये एक बड़ा दाव है। ये तो वाकई दिलचस्प है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है टैक्स सुधार। सेफ हार्बर सीमा को 2,000 करोड़ तक बढ़ाना। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विदेशी टेक कंपनियां
भारत में अपना काम आउटसोर्स करती हैं, उनके लिए टैक्स के नियम आसान हो जाएंगे। और जब नियम आसान होते हैं तो ज्यादा कंपनियां यहाँ आती हैं और ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं। चलिए अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सबसे पहले कृषि। यहाँ टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर है। भारत विस्तार नाम की एक पहल का जिक्र है। इसे आसान करते हैं। एग्रीस्टैक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसानों और खेती से जुड़ा सारा डेटा एक जगह पर होगा। भारत विस्तार इस डेटा का इस्तेमाल करने के लिए एआई का सहारा लेगा। मतलब किसान के फोन पर? हाँ, सोचिए, किसान के मोबाइल पर एक मैसेज आए कि अगले 3 दिन बारिश नहीं होगी, आप सिंचाई कर सकते हैं, या आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, ये वाली खाद डालें। ये खेती को अनुमान से हटाकर सटीकता की ओर ले जाने की कोशिश है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और काजू, कोको, केसर जैसी फसलों के लिए भी विशेष कार्यक्रम है। हाँ, और ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये किसानों की कमाई बढ़ाने के बारे में है। सरकार समझ रही है कि सिर्फ गेहूं चावल उगाने से किसान अमीर नहीं बनेगा। इसी से जुड़ा है ब्लू इकोनॉमी का विचार, जिसमें मछली पालन के लिए 500 जलाशयों को विकसित करने की बात है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का एक शानदार तरीका है। और इन सब खेतों, गांव और शहरों को जोड़ने के लिए आता है बुनियादी ढांचा, जिसे स्लाइड्स में भौतिक रीढ़ कहा गया है। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा नाम है डानकुनी से सूरत तक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने पहले भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना है जो सालों तक अटके रहते हैं। क्या इस बार कुछ अलग है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, गेम चेंजर कहना आसान है, करना मुश्किल। इस बार फर्क ये है कि ये कॉरिडोर उन औद्योगिक गलियारों को जोड़ेगा जिन्हें पहले से विकसित किया जा रहा है। अच्छा, तो ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है? हाँ, अगर ये बन गया तो माल ढुलाई का समय और लागत इतनी कम हो जाएगी कि हमारा बना हुआ सामान दुनिया में ज्यादा बिकेगा। इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का लक्ष्य भी है। ठीक है, तो हमने नींव देख ली, पिलर्स देख लिए, अब आते हैं छत पर, यानी भविष्य की तैयारी। ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन ट्रांजिशन की बात करें तो कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये भारत के विशाल इंडस्ट्रियल प्रदूषण को देखते हुए समुद्र में एक बूंद जैसा है। ये एक सिग्नल है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है, लेकिन ये अपने आप में कोई समाधान नहीं है। तो फिर ऊर्जा सुरक्षा के लिए असली दांव कहाँ लगाया जा रहा है? यहाँ एक दोहरी रणनीति दिखती है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने के उपकरण और जरूरी खनिजों के प्रोसेस करने पर ड्यूटी घटाई गई है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी भारत में ही बने। आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। भविष्य की बात करें तो शहरों का विकास भी एक बड़ा मुद्दा है। दिलचस्प बात यह है कि अब फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं है। टियर 2, टियर 3 शहरों और टेम्पल टाउन्स को विकास कनेक्टर बनाने की बात कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये संतुलित क्षेत्रीय विकास की सोच है। सरकार को समझ आ गया है कि अगर सारा विकास सिर्फ 5-7 बड़े शहरों में सिमट गया तो वो शहर रहने लायक नहीं बचेंगे और बाकी देश पिछड़ जाएगा। तो टेम्पल टाउन्स जैसे अयोध्या या वाराणसी को आर्थिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है? हाँ, जहाँ अच्छी सड़कें, होटल्स और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसी से जुड़ी है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना, जो इन नए विकास केंद्रों को आपस में जोड़ेगी, और पूर्वोदय योजना भी है। और इस पूरे विकास को रफ्तार देने के लिए सबसे जरूरी है युवा शक्ति। स्लाइड्स में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्थायी समिति बनाने की बात है। हाँ, ये एक बहुत पुरानी समस्या का हल निकालने की कोशिश है। हमारे पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरियां नहीं। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, ये समिति इसी गैप को भरने का काम करेगी। इसी से जुड़ा है औद्योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का आइडिया, ताकि युवाओं को पढ़ाई खत्म करते ही नौकरी मिल सके। चलिए आखिर में बात करते हैं उस सिस्टम की जिसके अंदर ये सब कुछ होगा, यानी शासन और टैक्स प्रणाली। व्यापार करने में आसानी के लिए ट्रस्टेड इंपोर्टर प्रोग्राम का जिक्र है। ये क्या है? ये विश्वास पर आधारित गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। इस प्रोग्राम के तहत जिन इंपोर्टर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, उनके सामान को बिना किसी खास चेकिंग के क्लियर कर दिया जाएगा। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। सही कहा। इसी तरह छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जैसे टीडीएस जमा करने में छोटी मोटी देरी, एक बड़ी राहत है। ये प्रैक्टिकल सोच है। और टैक्स के मोर्चे पर क्या बड़े बदलाव हैं?
यहाँ भी नीतियां बड़े लक्ष्यों से जुड़ी हैं। मोबाइल फोन और हवाई जहाज के पुर्जों के लिए कच्चे माल पर ड्यूटी घटाई गई है। सीधा मकसद है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। और डायरेक्ट टैक्स में शेयर बायबैक पर अब कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स लगेगा। और विदेश में पढ़ाई या इलाज पर जो टीसीएस लगता था उसे घटा के 2% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये ब्लूप्रिंट एक मजबूत नींव, कई महत्वाकांक्षी पिलर्स और भविष्य पर नजर रखने वाली छत दिखाता है। फोकस रणनीतिक क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे, ग्रीन एनर्जी और हमारे युवाओं पर है। बिल्कुल। और इस पूरी इमारत को जो सीमेंट जोड़ेगा वो है सरकार का राजकोषीय स्वास्थ्य। अंतिम स्लाइड इसी की पुष्टि करती है। 2030 तक देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 50% तक लाने का लक्ष्य एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। ये दिखाता है कि सरकार लंबी अवधि की स्थिरता के बारे में सोच रही है। हाँ, ये वाकई में जैसा कि शुरू में कहा गया था, आकांक्षा को उपलब्धि में बदलने का एक रोड मैप लगता है। हाँ, कागज पर तो ये दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। सरकार विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। अगर किसी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो ये सारे लक्ष्य सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि ब्लूप्रिंट तो बहुत शानदार है, पर क्या हमारे पास इसे हकीकत में बदलने वाले सही कारीगर, सही इंजीनियर और सही माहौल है? क्योंकि बड़ी योजनाओं की सफलता उनके जमीनी कार्यान्वयन में ही छिपी होती है। आज हमारे साथ जुड़ने और इतनी गहराई से इस चर्चा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा करें और इसे लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।